हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई H2SO4 releases H plus ions and not OH minus ion in aqueous solution। तो आज का प्रश्न ये है कि क्यों सल्फ्यूरिक एसिड जब हम पानी में मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये पानी के अंदर सिर्फ H plus आयन ही रिलीज करता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्यों, जबकि इसके अंदर खुद ही स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, मगर फिर भी ये OH फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद OH माइनस आयन को पानी में नहीं रिलीज करता है, ये सिर्फ H प्लस आयन को ही रिलीज करता है। तो ऐसा H2SO4 क्यों करता है? आज की इस वीडियो में हम इसी का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें एक इफेक्ट को समझना होगा, और वो इफेक्ट होता है रिजोनेंस इफेक्ट। अब रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? तो बेसिकली रिजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकेलाइजेशन हो, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो, या पॉजिटिव चार्ज का शिफ्टिंग हो, या नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग हो, जब ऐसा किसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। और रिजोनेंस इफेक्ट से होता क्या है? तो इस डीलोकेलाइजेशन से किसी मॉलिक्यूल के अंदर आती है क्या? स्टेबिलिटी। मतलब मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है अगर उसमें ये रिजोनेंस इफेक्ट अगर हो रहा है या आता है तो डेफिनेटली अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो वो डीलोकेलाइजेशन करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के अंदर ये चाहता है कि वो स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कई सारे मॉलिक्यूल रिजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। अभी रिजोनेंस इफेक्ट होता कैसे है? तो इसको वैसे तो बहुत तरीके से होता है, बट हमारे काम का जो मेन जो 3 एस्पेक्ट हैं वो ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर मौजूद हो तो वो मॉलिक्यूल रिजोनेंस प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन की वजह से इस मॉलिक्यूल में आता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि इसमें ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है, और ये जो डबल बॉन्ड का टर्मिनल पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की तरफ मूव करता है। जब ये चार्ज इधर आएगा तो फिर से यहाँ से वापस से ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा, और फिर से ये डबल बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा। तो ये कंटिन्यूसली ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मॉलिक्यूल के अंदर होते रहता है। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मौजूद है, और इस वजह से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो कॉन्जुगेशन के साथ मौजूद है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे सपोज ये 3 कार्बन का एक एटम है और इस टर्मिनल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की मौजूदगी की वजह से यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट होना चाहेगा इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में मौजूद है इस मॉलिक्यूल के अंदर। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो इसकी वजह से भी इस मॉलिक्यूल में क्या आएगी? स्टेबिलिटी। दूसरा ये रीजन हुआ। तीसरा जो रीजन होता है वो ये है कि मान लो कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये कॉन्जुगेशन के साथ मौजूद है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसमें भी आपको रिजोनेंस इफेक्ट दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ पर ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर ये दोनों यहाँ शिफ्ट होंगे, और जब ये यहाँ आएंगे तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस कार्बन पे मूव कर जाएगा। तो आप देखें कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ था ये शिफ्ट होने के बाद अब नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो गया? इस कार्बन के ऊपर। तो अगेन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली अगर लोन पेयर हुआ तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से यहाँ का जो
इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का, वो दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो इस वजह से भी इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, चार्ज का या लोन पेयर का शिफ्टिंग हो रहा है, और इस वजह से इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, और रेजोनेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, स्टेबल। तो अल्टीमेटली ओवरऑल इन तीनों मुख्य रीजन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर आ क्या रही है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी ही वो रीजन है जो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करने के लिए मजबूर करता है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताते चलूं कि अगर मान लिया जाए किसी मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है, तो फिर ये डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इस मॉलिक्यूल को हाईली अनस्टेबल बना देते हैं, और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जस्ट डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम पर ना तो पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा, ना नेगेटिव चार्ज, ना लोन पेयर। क्यों? क्योंकि इससे मॉलिक्यूल में क्या आती है, अनस्टेबिलिटी, और वो मॉलिक्यूल टूट जाता है ना। तो आपको यहाँ दोनों चीज समझनी है कि रेजोनेंस का इफेक्ट अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर के साथ हो या पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हो तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। और अगर वही पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर जस्ट डबल बॉन्ड से जुड़े एटम के ऊपर ही मौजूद हो तो फिर उस मॉलिक्यूल में वो अनस्टेबिलिटी ले आता है। तो ऐसा कभी मॉलिक्यूल करना नहीं चाहेगा, ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल करना चाहेगा। अब आइए देखते हैं कि H2SO4 में OH ग्रुप होने के बावजूद भी ये सिर्फ H+ आयन ही रिलीज क्यों करता है, तो उसके पीछे रीजन यही रेजोनेंस इफेक्ट है। अब देखिए, अगर ये जो OH बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड में ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब दोनों OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन की तरफ क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो डेफिनेटली दोनों प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। मगर अब सवाल उठता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आने से हो क्या रहा है। तो आप देखें, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जैसे डेवलप हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया। कैसे? देखिए, ये सिंगल बॉन्ड, फिर एटम, फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, एटम, सिंगल बॉन्ड और चार्ज। ये भी हमने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ मौजूद हो, कॉन्जुगेशन के साथ मौजूद हो, तो वो मॉलिक्यूल में चार्ज का शिफ्टिंग होगा। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले जाएंगे। इसी तरीके से ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है, और रेजोनेंस अगर पॉसिबल है तो उससे मॉलिक्यूल में क्या आती है, स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली ये सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ मिलने पर अपने दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि उससे इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ रही है, स्टेबिलिटी। अब सवाल उठता है कि ये OH आयन क्यों नहीं रिलीज करता है। तो देखिए, उसका आंसर सिंपल सा है कि मान लिया जाए सपोज ये सल्फ्यूरिक एसिड ने अपने दोनों OH आयन रिलीज कर दिए, तो इधर से भी ये OH आयन इसने रिलीज कर दिया, तो OH आयन जब निकलेगा, एक OH आयन इधर से और दूसरा OH आयन इधर से, मतलब टोटल कितने, 2 OH आयन अगर यहाँ से रिलीज होंगे तो इसकी वजह से सल्फर के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव इधर से भी आएगा, और इधर से OH रिलीज होने तो इधर से भी पॉजिटिव। और आप देखें कि डबल बॉन्ड से जुड़े एटम के ऊपर ही सीधा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और अभी हमने यहाँ देखा कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ना नेगेटिव, ना लोन पेयर। तो यहाँ पर ये जो सल्फर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज सीधे डबल बॉन्डेड एटम से जुड़े होने के ऊपर ही आ जाते हैं, तो ये ऐसा मॉलिक्यूल में होना ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे ये जो स्पीशीज है ये क्या हो जाती है, हाईली अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल होगी तो ये मॉलिक्यूल कभी भी होना नहीं चाहेगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ वो जाना पसंद नहीं करता है। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर मिलाने पर OH- आयन को कभी भी रिलीज नहीं करता है। यही सेम का सेम प्रिंसिपल हमारा अप्लाई होता है फॉस्फोरिक एसिड पर H3PO4। इसके अंदर भी आप देखें कि फॉस्फोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप मौजूद हैं,
और ये 3 OH ग्रुप मौजूद होने के बावजूद भी ये फॉस्फोरिक एसिड पानी के साथ जब इसको मिलाते हैं तो ये क्या रिलीज करता है, 3H+ आयन, है ना। इसमें OH आयन है मगर ये OH आयन रिलीज नहीं करता है। उसके पीछे भी रीजन सेम टू सेम है, क्योंकि H+ आयन रिलीज करने के बाद जो चार्ज डेवलप होगा वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, और जब कॉन्जुगेशन में आएगा तो ये मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिल जाता है कि H2SO4 क्यों पानी के साथ H+ आयन ही रिलीज करता है, OH- आयन नहीं रिलीज करता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।